क्या हो अगर कहा जाए कि हमारे संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे दूरदर्शी है, समाज को बदलने वाला है, हाँ। लेकिन उसे लागू करवाने के लिए कोई भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। मतलब ये बात अपने आप में बहुत बड़ी पहेली लगती है ना। एक ऐसा विजन बोर्ड जो देश का भविष्य तो तय करता है, लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी डंडा नहीं है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। जी। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 4 की, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की, जिन्हें संक्षेप में डीपीएसपी कहा जाता है। और ये विषय इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर संविधान को केवल सीमाओं के चश्मे से देखते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि संविधान सिर्फ ये बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। हाँ, अक्सर लोगों की यही धारणा होती है। लेकिन ये निदेशक तत्व इसके बिल्कुल उलट है। ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये केवल नियम नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन स्रोतों को देखें तो ये सिर्फ कानूनी धाराओं का पुलिंदा नहीं लगता, ये एक देश के निर्माण की कहानी है। अच्छा। इसे समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रूपक बताइए। अगर मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, यातायात के सख्त नियम हैं, मतलब अगर रेड लाइट जंप की तो सीधा चालान कटेगा, सजा मिलेगी। हाँ हाँ। तो ये डीपीएसपी एक जीपीएस नेविगेशन की तरह है। ये सजा नहीं देते, बल्कि सरकार को एक आदर्श गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। अरे वाह, ये जीपीएस वाली तुलना बहुत ही सटीक है। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जीपीएस की प्रोग्रामिंग रातों रात नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये विचार कहाँ से आया था? अगर हम स्रोतों के अनुसार इसके इतिहास में जाएं, तो इसका सीधा विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी असली जड़ें कहीं न कहीं हमारे औपनिवेशिक इतिहास में भी हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश हुकूमत ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी किया था। हाँ, मुझे याद है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये वो निर्देश थे जो वाइसराय और गवर्नरों को दिए जाते थे कि उन्हें राजकाज कैसे चलाना है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये निदेशक तत्व उन्हीं अनुदेशों के समान हैं। एक मिनट, तो क्या हमने आजाद भारत के लिए अंग्रेजों के निर्देश अपना लिए? नहीं, दोनों में एक बुनियादी फर्क था। 1935 के निर्देश एक विदेशी सत्ता की तरफ से अपने अधिकारियों के लिए थे। उनका मकसद साम्राज्य को बचाना था। अच्छा। हुई सरकारों के लिए थे। इनका मकसद नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। ये फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। क्या उलझन है? देखिए, जब आजादी के समय हमारा संविधान बन रहा था, तब देश की हालत बहुत खराब थी। खजाना लगभग खाली था। हाँ, वो तो था ही। हमारे स्रोतों में संविधान सभा के सलाहकार सर बी.एन. राव की एक बहुत ही अहम सलाह का जिक्र है। हाँ। जब देश के पास संसाधन ही नहीं थे, तो बी.एन. राव ने इन बड़े बड़े वादों को संविधान में शामिल करने की सलाह दी ही क्यों? क्या ये महज एक राजनीतिक दिखावा नहीं था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और आपको पता है, संविधान सभा में भी कई लोगों के मन में यही दुविधा थी। सच में? हाँ, लेकिन सर बी.एन. राव का नजरिया दिखावा नहीं था। वो बहुत ही व्यवहारिक इंसान थे। उन्होंने तत्कालीन आर्थिक स्थिति को देखा और समझा कि अगर हम हर नागरिक को रोजी रोटी या मुफ्त शिक्षा का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में दे देंगे, तो क्या होगा? तो हर दूसरा नागरिक सरकार पर मुकदमा कर देगा और सरकार तो बस मुकदमों का हर्जाना भरते भरते ही दिवालिया हो जाएगी। मतलब हमारे पास उन अधिकारों को तुरंत जमीन पर उतारने का पैसा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इसलिए बी.एन. राव ने अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया। कौन से 2 हिस्से? पहला, न्यायोचित अधिकार यानी जस्टिशियबल। ये वो मौलिक अधिकार थे जो तुरंत लागू किए जा सकते थे, जैसे बोलने की आजादी। कोई छीने तो सीधे कोर्ट चले जाइए। सही है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था गैर न्यायोचित अधिकार। ये वो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य थे जिन्हें पाना सरकार का कर्तव्य तो था, लेकिन तुरंत अदालत जाकर इन्हें मांगा नहीं जा सकता था। अच्छा, तो इन्हीं गैर न्यायोचित अधिकारों को हमने डीपीएसपी के रूप में अपनाया। बिल्कुल। इसीलिए मशहूर इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हें आर्थिक स्वाधीनता का घोषणा पत्र कहा था। ये तो बहुत ही स्मार्ट कदम था।
मतलब हमने एक तरह से भविष्य के लिए एक चेक काट दिया था, जैसे देश के पास पैसा आने पर भुनाया जाना था। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब मैं इन तत्वों की सूची देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे संविधान सभा के भीतर अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। कोई एक स्पष्ट सोच नहीं दिखती। देखिए, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे रस्साकशी के बजाय अगर हम विचारधाराओं का संगम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। संगम? वो कैसे? क्योंकि संविधान सभा में कोई एक तरह के लोग नहीं थे, वहां अलग अलग सपनों वाले नेता बैठे थे। हालांकि इस संविधान में इन्हें किसी आधिकारिक श्रेणी में नहीं बांटा गया है, लेकिन अध्ययन के लिए हम इन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्गीकरण को डिकोड करते हैं। सबसे पहले वो विजन जिसने उस समय के कई नेताओं को बहुत प्रभावित किया था, समाजवादी विजन। हाँ, समाजवादी सिद्धांत। इनका पूरा फोकस इस बात पर था कि आजादी केवल अमीरों की जागीर बनकर ना रह जाए। सही बात है। इन नीतियों को इस तरह डिजाइन किया गया कि राज्य को आर्थिक असमानता कम करने के लिए कदम उठाने ही होंगे, जैसे यह सुनिश्चित करना कि देश की संपत्ति चंद हाथों में सिमट कर न रह जाए। और इसमें समान काम के लिए समान वेतन की भी बात थी ना? बिल्कुल। और ये भी कि बुढ़ापे या बेरोजगारी में राज्य अपने नागरिकों को बेसहारा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी समय देश में एक और बहुत ताकतवर आवाज थी, महात्मा गांधी की आवाज। हाँ। और गांधी जी का सपना तो बड़े बड़े कारखानों और केंद्रीकृत सत्ता के बिल्कुल खिलाफ था। तो उनके विजन को इस जीपीएस में कैसे फिट किया गया? उन्हें गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया। गांधी जी का मानना था कि असली भारत गांव में बसता है। हाँ, ये तो उनका बहुत प्रसिद्ध विचार है। इसलिए इन तत्वों में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें इतनी ताकत देगा कि वह खुद अपनी सरकार चला सके। अच्छा। इसके अलावा गांव के स्तर पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा करना, और हाँ, नशीले पदार्थों पर रोक लगाना। ये सब सीधे तौर पर गांधीवादी दर्शन का हिस्सा थे। और फिर एक तीसरा वर्ग भी था जिसे उदार बौद्धिक या लिबरल सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल। ये ऐसे तत्व थे जो भारत को उसकी पुरानी रूढ़ियों से निकालकर एक आधुनिक और वैज्ञानिक देश बनाना चाहते थे। जैसे पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना, या पर्यावरण की रक्षा करना, और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। हाँ, ये सभी उसी का हिस्सा है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत तीखा सवाल आ रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? अनुच्छेद 37, हमारे स्रोतों में इसका बहुत गहराई से विश्लेषण है। हाँ। यह अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि ये तत्व किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब अगर सरकार इन शानदार समाजवादी या गांधीवादी लक्ष्यों को पूरा न करे और कोई भी अदालत उसे सजा ना दे सके, तो क्या ये सिर्फ डायरी में लिखे और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह नहीं है, जिन्हें हम जनवरी में तो बड़े जोश से लिखते हैं लेकिन फरवरी आते आते भूल जाते हैं? ये तुलना काफी दिलचस्प है। बिना किसी कानूनी डंडे के इन महान विचारों की आखिर अहमियत ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है? देखिए, आपकी चिंता बहुत ही वाजिब है, और 1948 में संविधान सभा की बहसों में भी ठीक यही सवाल गूंजा था। कुछ सदस्यों ने भी इन्हें खोखला वादा कहा था। अच्छा, तो फिर इसका क्या जवाब मिला? डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जो जवाब दिया वो लोकतंत्र के मूल तंत्र को समझाता है। क्या कहा था उन्होंने? अंबेडकर जी ने समझाया कि भले ही इन तत्वों के पीछे कोई कानूनी ताकत या सुप्रीम कोर्ट का डंडा न हो, लेकिन इनके पीछे एक उससे भी बड़ी ताकत खड़ी है। और वो ताकत क्या है? वो है जनता की ताकत। लोकतंत्र में कोई भी सरकार जो जनता के वोट से चुनी जाती है, वो इन निदेशक तत्वों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि उसे चुनाव जीतना है। बिल्कुल। अगर वो ऐसा करेगी तो 5 साल बाद उसे अदालत में नहीं बल्कि चुनाव के मैदान में मतदाताओं को जवाब देना पड़ेगा। मतलब अदालत सजा नहीं देगी, जनता अपने वोट से सजा देगी। लेकिन क्या अंबेडकर जी मतदाताओं की राजनीतिक समझ को लेकर कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं थे? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। खैर, इस पर हम चर्चा के अंत में जरूर लौटेंगे, लेकिन अभी जो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है वो है इन निदेशक तत्वों और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच का टकराव। हाँ, और ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे नाटकीय अध्याय है। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के काम करने के तरीके को समझना होगा। मतलब उनका मैकेनिज्म? जी, मौलिक अधिकार मूल रूप से नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। वे राज्य से कहते हैं कि रुको,
तुम नागरिक की आजादी नहीं छीन सकते, तुम उसकी संपत्ति नहीं ले सकते। वहीं डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के हैं। वो राज्य से कहते हैं कि जाओ समाज में बराबरी लाओ और अमीरों के संपत्ति का बंटवारा करो। बिल्कुल। और यहीं से असली चिंगारी भड़कती है, क्योंकि अगर सरकार को समाज में आर्थिक बराबरी लानी है तो उसे कुछ लोगों की असीमित संपत्ति पर लगाम लगानी होगी। हाँ, लेकिन जैसी सरकार ऐसा करती है, लोग अपना संपत्ति का मौलिक अधिकार लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक यही हुआ था। आजादी के बाद जब जमींदारी उन्मूलन कानून आए तो ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। संसद कल्याणकारी नीतियां लागू करना चाहती थी और अदालतें मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर उन नीतियों को रोक रही थीं। तो फिर क्या हुआ? 1951 के चंपकम दोराय राजन मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर दोनों में टकराव होता है तो जीत हमेशा मौलिक अधिकारों की होगी। डीपीएसपी केवल एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। लेकिन संसद इतनी आसानी से चुप बैठने वाली कहां थी? बिल्कुल नहीं। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सरकार ने एक के बाद एक संविधान संशोधन कर डाले। 1971 में तो 25वां संशोधन लाया गया, जिसने एक तरह की कानूनी ढाल बना दी। जी बिल्कुल। उसमें कहा गया कि अगर राज्य धन के समान वितरण के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये तो एक तरह से न्यायपालिका और विधायिका के बीच वर्चस्व की जंग बन गई थी। हाँ, एक बहुत लंबी कानूनी रस्साकशी। पहले गोलकनाथ मामला, फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। लेकिन आखिरकार ये पूरी जंग 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में जाकर सुलझी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत और स्थायी समाधान दिया। हाँ, सामंजस्य पूर्व संरचना या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही रथ के दो पहिए। अच्छा। अदालत ने कहा कि हमारा संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। आप किसी एक को दूसरे से बड़ा नहीं बता सकते। दोनों जरूरी हैं। हाँ, अगर आप केवल डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कुचल देंगे तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा। और अगर आप केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा में डीपीएसपी को भूल जाएंगे तो देश में भयंकर आर्थिक असमानता पैदा हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को एक साथ संतुलन में काम करना होगा। ये रथ के दो पहियों वाली बात बहुत स्पष्ट है। दोनों को एक साथ घूमना ही होगा। अब अगर हम अदालतों के इन भारी भरकम फैसलों से बाहर निकलकर असल दुनिया की बात करें जी, तो क्या इन गैर न्यायोचित तत्वों ने जमीन पर वाकई किसी आम इंसान की जिंदगी बदली है, या ये बस वकीलों की बहस का मुद्दा ही रहे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आजादी के बाद की सफलताओं में ये डीपीएसपी किसी इंक्यूबेटर की तरह काम करते रहे हैं। इंक्यूबेटर मतलब कैसे? मतलब जहां एक विचार को तब तक पाला पोसा जाता है जब तक कि वो कानूनी रूप लेने के लिए मजबूत न हो जाए। इसका सबसे शानदार उदाहरण है शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 45 में एक सपना देखा गया था कि राज्य 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा, लेकिन 1950 में हमारे पास इतने स्कूल या शिक्षक ही नहीं थे। हाँ, इसलिए उस समय वो सिर्फ एक निदेशक तत्व बनकर रह गया। लेकिन जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उस विचार को इंक्यूबेटर से बाहर निकाला गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और अंततः 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीए कानून बना, जो कल तक केवल एक गैर न्यायोचित इच्छा थी, वो अब अनुच्छेद 21A के तहत एक न्यायोचित मौलिक अधिकार बन गया है। बिल्कुल, जिसे ना देने पर आप अदालत जा सकते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। इसी तरह काम पाने के अधिकार ने मनरेगा जैसी योजना को जन्म दिया, जिसने करोड़ों ग्रामीणों को रोजी रोटी की गारंटी दी। हाँ, और महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा या मैटरनिटी बेनिफिट्स भी इसी जीपीएस से निकले हैं। और बाद में संशोधनों के जरिए तो हमने इनमें नए लक्ष्य भी जोड़े हैं ना। जी, 42वें संशोधन ने गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की ताकि न्याय सिर्फ अमीरों का खेल न रह जाए। उसी दौरान पर्यावरण और जंगलों की रक्षा को भी डीपीएसपी में जोड़ा गया। लेकिन इन सब सकारात्मक बदलावों के बीच हमारे स्रोतों में एक ऐसे निदेशक तत्व पर बहुत लंबी चर्चा है जो आज भी देश में सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं? हाँ, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।
अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे देश में अपराधों के लिए तो सबके लिए एक ही कानून है, जैसे सीआरपीसी या आईपीसी। हाँ, वो तो सब पर एक समान लागू होते हैं। लेकिन विवाह, तलाक, विरासत या गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामले अलग-अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं। हमारे स्रोत इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को सामने रखते हैं। हमें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी साझा कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसे लागू करने के पक्ष की बात करें तो मुख्य तर्क यह है कि एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इससे समानता स्थापित होगी। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा पहलू महिला सशक्तिकरण का भी है, क्योंकि कई पारंपरिक पर्सनल लॉ में संपत्ति और तलाक के मामलों में महिलाओं के अधिकार काफी सीमित रहे हैं। और समर्थकों का यह भी मानना है कि यूसीसी से वोट बैंक की राजनीति भी खत्म होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में भी बहुत मजबूत और गहरे तर्क दिए जाते हैं। वो क्या है? देखिए, भारत कोई एक रंग का समाज नहीं है। ये विविधताओं का एक विशाल देश है। अलग अलग समुदायों, खासकर आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों की सदियों पुरानी परंपराएं हैं। आलोचकों का मानना है कि एक बहुलवादी समाज में ऊपर से एक रूपता थोपना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई व्यापक आम सहमति नहीं बन पाई है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां संविधान का उदारवादी लक्ष्य और जमीनी हकीकत की जटिलताएं आमने सामने खड़ी हैं। खैर, यूसीसी तो अभी भविष्य का सवाल है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि अदालत ने इन डीपीएसपी का इस्तेमाल करके किसी सरकार या प्रशासन का फैसला पलटा हो? बिल्कुल हुआ है, और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अहम मामले का विस्तार से जिक्र है। चंडीगढ़ प्रशासन बनाम अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति का मामला। अच्छा, इस मामले में क्या हुआ था? विवाद इस बात पर था कि क्या सरकारी नौकरी में प्रमोशन के दौरान SC/ST उम्मीदवारों को आरक्षण देना प्रशासन की अपनी मर्जी है। प्रशासन का रवैया ऐसा था जैसे आरक्षण लागू करना उन पर निर्भर करता है, वे चाहें तो दें, चाहें तो न दें। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे सिर्फ नियमों के चश्मे से नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर अदालत ने डीपीएसपी का इस्तेमाल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किया। उन्होंने अनुच्छेद 16 यानी अफसर की समानता को नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 38 और 46 के साथ जोड़कर पढ़ा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाएगा। और इस आधार पर अदालत का फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि आरक्षण के नियम को लागू करना आपकी कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये आपका संवैधानिक कर्तव्य है। मतलब ये कोई एहसान नहीं है? हाँ, अदालत ने कहा कि हर लोक सेवक समाज का रक्षक है और उसे संविधान के इन कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरी ईमानदारी से लागू करना ही होगा। इस फैसले ने तो साबित कर दिया कि भले ही डीपीएसपी सीधे तौर पर लागू ना हो, लेकिन अदालतें प्रशासनिक मनमानी को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल एक गाइडिंग लाइट की तरह करती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सशक्त उदाहरण है। लेकिन इन सब प्रयासों, सुप्रीम कोर्ट के दखल और इतने सारे कानूनों के बावजूद एक चुभने वाली सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। श्रुत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? आजादी के इतने दशकों बाद भी क्या हम उस जीपीएस के बताए गंतव्य तक पहुंच पाएं? भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है? कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी किसी एक जगह नहीं है, ये कई जटिल कारणों का मिला-जुला परिणाम है। सबसे पहला तो वही कारण है जिसका डर BN राव को शुरुआत में था, संसाधनों की कमी। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे थे, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त पूंजी हमेशा कम ही रही। दूसरा बड़ा कारण है जनसंख्या का अप्रत्याशित विस्फोट, जिसने विकास की कई उपलब्धियों को बौना साबित कर दिया। और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव को भी तो नहीं नकारा जा सकता ना। नीतियां तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन उन्हें जमीन के आखिरी आदमी तक पहुंचाने वाले सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने बहुत नुकसान किया है। इसके अलावा रूढ़िवादी सोच ने भी इन महान सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की राह में हमेशा रोड़े अटकाए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये समझ आता है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व कोई जादुई छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
जो रातों रात सब कुछ ठीक कर देंगे। ये एक नैतिक कंपस हैं। वे तय करते हैं कि सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि ये नीतियां ही आखिरकार ये तय करती हैं कि एक नागरिक के रूप में हमें कैसी शिक्षा, कैसा स्वास्थ्य और कैसी समानता मिलेगी। और ये बात हमें सीधे डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल तर्क पर वापस ले आती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो मतदाताओं वाले तर्क पर। हाँ, अंबेडकर जी को पूरा यकीन था कि अगर कोई सरकार इस विजन बोर्ड को नजरअंदाज करेगी तो चुनाव में मतदाताओं को उसे जवाब देना ही होगा। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद कड़वा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया और तात्कालिक मुद्दे हावी हैं, हाँ, ये तो है। तो क्या आज का मतदाता सच में किसी सरकार को इन गहरे सामाजिक आर्थिक निदेशक तत्वों के पैमाने पर परख कर अपना वोट देता है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम ये देखते हैं कि संसाधन सबको मिल रहे हैं या नहीं, या क्या डॉक्टर अंबेडकर का ये भरोसा आज के इस राजनीतिक यथार्थ में कहीं खो गया है? इससे वाकई एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम श्रोताओं को स्वयं सोचने के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिशा तो हमें मिल गई है, लेकिन उस पर चलने की जिम्मेदारी हमेशा समाज की ही रहेगी। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।